दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत और हफ्ते की शुरुआत एकदम सुस्ती के साथ होने के पूरे आसार। पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद इस हफ्ते कैसा रहेगा बाजार का प्रदर्शन और क्या करें आप तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नए हफ्ते के लिए हो जाइए तैयार, एक्शन रहेगा भरपूर। और पिछले हफ्ते के करेक्शन के बाद इस हफ्ते क्या करना है, इस पर भी लेंगे अनिल जी से उनकी राय। बिल्कुल दीप, आज के पहले ट्रिगर्स आए सर? आज की ट्रिगर्स तो अच्छी बात है कि नए हफ्ते की शुरुआत है और यही कुछ नया है इस बाजार में। कम एटलीस्ट आप फ्रेश हफ्ते की शुरुआत करें, क्योंकि पिछला हफ्ता बड़ा मुश्किल भरा रहा भारतीय बाजारों के लिए भी और दुनिया भर के बाजारों के लिए भी। और आज की ट्रिगर्स अगर देखें तो डेफिनेटली अमेरिकी बाजारों में मिला जुला सा कारोबार रहा। हल्के हरे निशान में बंद हुए हम डाउ पर और हल्के लाल निशान पर बंद हुए हम नैस्डैक में। लेकिन निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी के साथ ऐसा होता दिखा। 25 अंकों की हल्की मजबूती के साथ डाउ बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन आज जियो फाइनेंशियल्स की होने जा रही है लिस्टिंग और इस लिस्टिंग पर सबकी नजरें हैं। देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन ये स्टॉक लिस्टिंग पर करता है। 261.80 की डिराइव प्राइस के सामने किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है, लिस्टिंग कहाँ हो सकती है, कैसी हो सकती है और क्या आपको करना चाहिए, इस पर पूरा विश्लेषण हमारी तरफ से आपके लिए तैयार है। मूडीज का भारत पर भरोसा है, रेटिंग स्थिर रखिए, लेकिन अभी भी रेटिंग बढ़ाने के मूड में मूडीज नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं किस बात का कर रहा है इंतजार। और चांद के पास पहुंच चुका है चंद्रयान 3। 23 अगस्त से वो डेट शाम के 6 बजे, जब इंतजार है जब चंद्रयान चांद की सतह को छुएगा। मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर बचे हैं वहाँ से। तो बहुत पूरी देश दुनिया में इस मिशन को लेकर बड़ा उत्साह और उम्मीदें हैं। समय जल्दी जल्दी नज़दीक आ रहा है। 23 तारीख को शाम 6 बजे। चलिए, तो उसका तो इंतज़ार है ही सर। और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इवेंट्स होने वाले हैं इस हफ्ते भी। वैसे तो नतीजों का सीज़न अब हमारे रेयर व्यू मिरर में हो चुका है। आगे नई ट्रिगर सब बाजार खोजने की तलाश में। बट ये जो ग्लोबली चल रहा है, हम देख रहे थे पिछले हफ्ते तो हर ट्रेडिंग डे कुछ ना कुछ खराब खबर यूएस में आई है और हर दिन उस खबर पर रिएक्शन आते दिखा। उस हिसाब से फ्राइडे थोड़ा बेटर दिन रहा, बाकी 4 हफ्ते जो रहे। हालांकि गिरावट पिछले हफ्ते अच्छी खासी रही है यूएस में सर। हाँ, कह सकते हैं आप दीप की, क्योंकि नो न्यूज़ डे था एक्चुअली। कोई ऐसी कोई बुरी अच्छी दोनों ही खबर थी नहीं। यस सर। तो अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बड़े शांत से ट्रेड करते हुए दिखे। रेंज भी छोटी थी, रिकवरी भी ठीक ठाक आई निचले स्तरों से। बंद भी हरे निशान में हो पाए। आप 20-25 पॉइंट डाउ पर, 20-25 पॉइंट नीचे आप नैस्डैक पर बंद हुए, वहाँ भी रिकवरी स्मार्ट थी। बेसिकली बात वही है कि अमेरिकी बाजारों में इस वक्त 2 ही ट्रिगर है, और वो ट्रिगर न सिर्फ अमेरिकी बाजारों के बल्कि हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी है, जिसके दम पर इस हफ्ते भी हमें ट्रेड करना है। अगर इस हफ्ते आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ पर कहीं नज़र रखनी है दीप, भारतीय बाजारों में भी और दुनिया भर के बाजारों में भी, तो वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स गर्म है और जब तक ये नरम ना पड़े तब तक बाजारों के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल है। 103.50 के आसपास डॉलर इंडेक्स आ चुका है। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल और मेक और ब्रेक लेवल है। अच्छा, अगर डॉलर इंडेक्स को एक वापस कमज़ोर होना है तो यही जगह ठीक है। और अगर यहाँ से और मजबूत होकर किसी तरह का ब्रेकआउट या और तेज़ी की तैयारी कर दी इसने, तो इक्विटी मार्केट्स दुनिया भर के ठंडे रहेंगे। अच्छा, तो ये इस हफ्ते मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पूरी दुनिया भर में अगर कोई एक है तो वो डॉलर इंडेक्स है, नो डाउट। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हमें देखनी होती है, जिसमें बॉन्ड यील्ड्स भी हैं अमेरिका के 4.25% के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस हफ्ते जैक्सन होल की मीटिंग भी है, वहाँ से भी कुछ संकेत हम पढ़ने करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका में फिर से ब्याज दरें बढ़ने का जो डर है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और तो उस हिसाब से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर आपका बॉन्ड यील्ड्स का है। ठीक है, बट बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी हद तक डॉलर इंडेक्स ड्राइव करेगा। सो अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट्स के लिए डायरेक्टली आपको डॉलर इंडेक्स पर नजर रखनी है। अगर ये डॉलर इंडेक्स घटकर 102 के आसपास आ जाए, ज़्यादा नहीं है, 1.5 पॉइंट घटना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी इक्विटी मार्केट रिबाउंड कर जाएंगे। और अगर ये बढ़कर 105 के आसपास पहुंच जाए तो आपको और कमज़ोर होना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। तो इस वक्त सबसे बड़ा ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स के लिए अमेरिका के डॉलर इंडेक्स को लेकर आपको लेना है। तो डॉलर की मजबूती आमतौर पर दूसरी कमोडिटीज़ में, करेंसीज में और इक्विटी मार्केट में कमज़ोर करने का काम करती है, और वही होता हुआ दिख रहा है। इसलिए डॉलर इंडेक्स अगर कमज़ोर होने के संकेत देगा तो कमोडिटीज़ में भी थोड़ी रिकवरी आएगी, थोड़ी रिकवरी इक्विटी मार्केट्स में भी आएगी। कम से कम पहले बढ़ना रुके, राइट, है ना। सो इस हफ्ते आपको इस पहले बड़े ट्रिगर पे आपको फोकस करना है। ये अमेरिका को ड्राइव करेगा और इन टर्न अमेरिका हम सबको डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा कि आपको किसी भी एसेट क्लास में, इक्विटी हो, कमोडिटीज़ हो, अब आगे करना क्या है।
बाकी कोई ऐसे बड़े डेटा आने वाले अभी तो दिख नहीं रहे। खबरों के लिहाज से अगर आप देखें तो अगर आपको मतलब परेशान होना है, चिंता होना है, तो मैं 3-4 बता सकता हूँ। है इम्पैक्ट उसका कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल वीकेंड पे लोगों के पास टाइम नहीं था, मैचेस भी आजकल हो नहीं रहे, खाली संडे रात शाम को हुआ। अब करे तो क्या करे, तो चलो चीन और ताइवान के बीच में तनाव बढ़ रहा है, इसी पे चर्चा कर लेते हैं। चलो मॉस्को में ड्रोन से हमला हो सकता है, इसी पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। ये सारी चीजें चलती है, वो टाइम पास करने के लिए ठीक है। मार्केट अब मैच्योर हो चुका है। अच्छा, एक और वो कौन सी खबर थी, कोई नया वेरिएंट भी लाया? हाँ, तो यूरोप यूएस में कुछ ऐसा कोविड का नया वेरिएंट आ गया जिससे लोगों को डर लग रहा है कि सितंबर में शायद लॉकडाउन हो जाए। ये भी खबरें चल रही हैं। हिसाब से यूरोप की इकोनॉमी बंद जैसी है उसमें खुला हुआ है क्या बंद। सो आई थिंक मतलब आपको क्या होता है जब मूड आपका ढीला होता है, कमजोर है मार्केट, 2-2.5% अमेरिका के बाजार पिछले हफ्ते घटे हैं, राइट, तो फिर आपको मतलब अच्छी खबरें दिखती भी नहीं है। वैसे थी भी नहीं अच्छी कोई ऐसी खास थी भी नहीं, लेकिन छोटी मोटी बुरी खबरें भी होती है, उनसे डर लगने लगता है आपको। अरे इससे गिर जाएगा क्या, अरे चाइना ताइवान से गिर जाए, अब जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा। अब वैसा वाला हाल हो गया। वो चाइना वाला मामला भेड़िया आया वाला रोज है। वो रोज बोलता है कि बस मैं मतलब पोजिशनिंग और पोस्चरिंग ऐसी होती है कि भाई आज ये कूद पड़ेंगे, बम बम गिरा देंगे ताइवान पे, और होता जाता कुछ नहीं, मतलब आंख दिखा के दोनों एक दूसरे को, और वाह ठीक है, हो जाता है सेटल वापस से। तो आई डोंट नो, हम उसके विशेषज्ञ तो है नहीं कि चाइना क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, लेकिन जब करेगा तब रिएक्शन देंगे। जब विशेषज्ञ है नहीं तो हो जाने के बाद डिसाइड करेंगे। उससे पहले तो ये सब वीकेंड में बहुत सारी खबरें थी, लेकिन अल्टीमेटली उन खबरों पर कोई मार्केट का रिएक्शन आना, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कमजोर बाजार है, फिर कुछ खराब सुनो, और ये नीचे गैप तो नहीं खुल जाएगा, सोमवार को बहुत पिट तो नहीं है। देखो हमारे पास पिटाई होने के, गिरने के अपने और दूसरे कारण बहुत है। उसके लिए हमें न तो कोविड का नया वेरिएंट चाहिए, न चाइना चाहिए, न रशिया यूक्रेन चाहिए। इसके अलावा भी हम गिर सकते हैं, हमारे में इतनी कैपेसिटी है गिरने की। तो गिरने के लिए हमारे अपने 2 कारण है ना भाई। इधर एफआईएस की बिकवाली जो चल रही है, ये रुके तब तो रुके हम। और दूसरा ग्लोबल इतना आपको सपोर्ट कर नहीं रहा है। तो इक्विटी मार्केट ग्लोबली थोड़े ढीले ढाले से हैं। बाकी तो खबरें एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। कोई बड़ी होगी तो आपको मार्केट में रिएक्शन के तौर पर दिखेगी। अभी ऐसी कोई चिंता दिखती नहीं है। मतलब इन खबरों के दम पर जो 2-3 वीकेंड पे आई है, उनको इग्नोर है। ठीक है सर, अंडरस्टूड। चलिए, ये ग्लोबल और वो तो सेटअप समझ गए। बट हमारे बाजारों के लिए आपने कहा, एक तो ये इम्पोर्टेड बिकवाली आई रही, और पिछले हफ्ते हमने इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट भी देखा। ऊपर से 1-2 हमारे फैक्टर्स भी थे। इस हफ्ते भी क्या ये ऐसे रहेगा, या फिर इस हफ्ते थोड़ी स्टेबिलिटी के साइंस आएंगे? दीप देखिए, 2 चीज होनी चाहिए हमारे बाजारों के सुधरने के लिए। या तो ग्लोबल सुधर जाए, या एफआईएस बेचना रोक दे। अब ग्लोबल कब सुधरेगा, जब आपको डॉलर इंडेक्स में कमजोरी रुकने के संकेत आएंगे, या मजबूती आने के संकेत आएंगे। हमारे यहाँ कब होना है, अब एफआईएस की बिकवाली कब रुकेगी? एफआईएस की बिकवाली या तो ये कि ग्लोबल मार्केट ठीक हो जाए तो एफआईएस बेचना रोक दे, एक रीजन तो वो हो सकता है जी। दूसरा ये कि अगर एफआईएस को, या फिर एफआईएस को लगे कि लेवल से आ गए कि इन लेवल्स पे बेचने में मजा नहीं है, कि रुपया भी कमजोर हो गया, लेवल भी नीचे, अब बेच के क्या पैसा बनेगा, राइट सर, है ना। आप 83 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं रुपए पे, मतलब डॉलर के सामने नीचे समझ लें जो भी, 83.10 का भाव है। सो आपकी करेंसी थोड़ी कमजोर हो चुकी है। 20,000 पे नहीं, आप 19,200-300 पे हैं। करेक्ट। तो 5% आप उधर निकल गए, 2-3%, अगर 2% आपकी करेंसी निकल गई तो 7-8% तो आपके ऐसे ही चले गए। तो फिर प्रॉफिट क्या बनाया? करेक्ट है ना। अगर आपने मार्च एंड से अगस्त की शुरुआत तक 20% बनाया है, 20% में से 8-10% तो ऐसे ही चला गया। और कौन सा आपने एकदम बॉटम पे लिया, एकदम टॉप पे ही बेच रहे हो? करेक्ट सर। तो फिर बेचने के लिए आपके पास कुछ होना भी चाहिए ना। सो आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईएस की बिकवाली किस वजह से रुकती है। या तो ग्लोबल ठीक हो जाए, राइट, और उस वजह से बेचना रोके, या फिर हमारे यहाँ ऐसे लेवल्स उन्हें नजर आए कि जहां बेचने में कोई फायदा नहीं है। अब मार्केट के हिसाब से वो हो सकता है, लेकिन क्या स्टॉक स्पेसिफिक ऐसा हो सकता है? उसका जवाब ना है। क्योंकि अभी भी कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, भले इंडेक्स आपका करेक्ट हो गया, लेकिन कई सारे स्टॉक्स ऐसे जिसमें एफआईएस अच्छे पैसे में बैठे हैं, मुनाफा बना के बैठे हैं। तो अगर उन्हें बेचना है और वो प्रॉफिट वाले स्टॉक है तो बेच भी सकते हैं। सो आई थिंक हमारे लिए बड़ा की ट्रिगर ग्लोबल से ज्यादा इस वक्त एफआईएस की बिकवाली का, क्योंकि हम 20,000 पहुंचे भी उन्हीं के दम पर थे। जी सर। भले हम 16,800 से 18,000, 18,200 तक अपनी ताकत से पहुंचे जी, उतना तो हमने अपने दम पे बढ़ाया।
18,500 समझ लो, 18,800 समझ लो, जो पुराना लाइफ आई था, जी। लेकिन उसके ऊपर तो एफआई नहीं किया, जोर लगाया है। यस सर। सो अगर उनका सपोर्ट नहीं है तो ऊपर आपके लिए टिकना मुश्किल है, राइट। और ऐसे में सप्लाई आती रहेगी। सो आई थिंक इस हफ्ते जो लोकल की ट्रिगर आपको देखना है वो एफआई की सेलिंग फिगर कम होती है या नहीं, और एक आध दिन नहीं, 2-3 दिन तक ऐसा ट्रेंड नजर आए कि हाँ भाई अब बेचना रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं या खरीदना शुरू कर रहे हैं, वो देखना जरूरी है। वो देखना जरूरी है। वो फिलहाल फ्राइडे को थोड़ा कम हुआ था, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी थोड़ा कम हुआ। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी थोड़ी खरीदारी थी, बट फ्राइडे का देखिए कैश में तो छोटा ही आंकड़ा था 267 करोड़ का, और कोई ऐसी बड़ी ब्लॉक डील्स थी भी नहीं थी, लेकिन स्टॉक्स बहुत बेचे थे। स्टॉक फ्यूचर्स 100 करोड़ के स्टॉक्स बेचना छोटा तो नहीं है। इंडेक्स में बड़े समय बाद थोड़ी सी खरीदारी हुई है, 1071 करोड़ की थोड़ी बहुत खरीदारी इंडेक्स में एफआई ने की है। तो बेसिक, और वो भी है इंडेक्स में जो खरीदारी की है ज़्यादा निफ्टी फ्यूचर्स में खरीद की है, और वो निफ्टी फ्यूचर्स में भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। 19,300 के 19,250 के आसपास एफआई को लगे थोड़ा ठीक है, या शॉर्ट काट लेने में समझदारी है, बस उतना ही है। सो आई थिंक देखते हैं, एक आध 2 दिन देखते हैं कि एफआई का रुझान किस तरह से रहता है। फिलहाल तो ऐसे कोई संकेत है नहीं कि आज का आज मूड बदल के कि भाई बेचना बंद, लेना शुरू, है ना। हाँ। ऐसा सुबह, मतलब अगर मैं एफआई हूँ और मैं फ्राइडे को 3:30 बजे दुकान बंद करके गया हूँ, आज सोमवार सुबह सुबह आ गया 8 बजे, मेरे पास में शटर ओपन करते, ऐसा कोई कारण नहीं कूद के सब कुछ ले लूँ, ऐसा क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, वही है, कुछ नहीं हुआ। खाली एक ही है कि अगर मुझे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि इन लेवल पे बेचना है या नहीं। यस सर। तो जिस दिन एफआई की तरह मैं ये सोचूंगा कि नहीं यार अभी इस लेवल पे नहीं बेचता हूँ, थोड़ा रुकता हूँ, तो पहले तो बिकवाली का नंबर छोटा होना चाहिए। राइट। फिर मेरे पास कुछ ऐसा ट्रिगर चाहिए साथ में, अचानक से ग्लोबल सुधर जाए, राइट, या कोई अच्छी खबर आ जाए, तो फिर मैं हाँ अब लेते हैं। तो वो वाली एक बार बेचना रोकूं और लेना शुरू करूं, ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये हमारे लिए की फैक्टर है। 1-2 दिन अगले में समझ में आएगा। गॉट इट सर, ठीक है, चलिए तो उस पर रहेगी हमारी पूरी नजर। आइए फिर आज का सेटअप समझते हैं। आज जियो के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, जियो फाइनेंशियल आज लिस्ट होने जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्टिंग है, पूरी लिस्टिंग का हम विश्लेषण भी करेंगे, कहाँ लिस्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। 9 बजे उस पर करेंगे बिल्कुल। पहले आज का सेटअप, एक आईपीओ भी खुला हुआ है। आईपीओ भी खुल रहा है, हाँ, पिरामिड टेक्नो प्लस, वो भी बात करनी है। जी हाँ, ग्लोबल बाजारों की कमजोरी, एफआई की बिकवाली, ये 2 प्रेशर पॉइंट है जो पिछले हफ्ते लगातार 3 दिनों से मेरी पहली लाइन चेंज ही नहीं हो पा रही थी, यही रह रही है जी। इनफैक्ट मतलब अगर आपने शुक्रवार, अच्छा पहले ट्रिगर्स बता दूं, चलो पहले ट्रिगर्स बता देता हूँ। ग्लोबल नेगेटिव है, एफआई नेगेटिव है, लोकल फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं, वायदा कारोबार की न्यूट्रल है, सेंटीमेंट थोड़ा सावधानी भरा है, थोड़ा नेगेटिव भी आप कह सकते हैं, ट्रेंड न्यूट्रल है। अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आज कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट इट्स मंडे। वो भी आप लोग जनरली वीकेंड के बाद कोई काम करना, मंडे ब्लूज ज्यादा होते हैं इनफैक्ट आज तो मैं और दोनों मंडे ब्लूज में ही है, ब्लूज में ब्लूज काइंड ऑफ ब्लूज, दोनों ब्लूज ही है, मतलब ऑलमोस्ट ब्लू है। अच्छा आपने टाई ठीक पहन ली, 100% मंडे ब्लूज हो जाते। सो चलिए, ये सारे आज के ट्रिगर्स हैं, और आज की स्ट्रेटेजी में दीप यही कि ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादा सपोर्ट है नहीं, और एफआई की जो बिकवाली है वो ऊपर में प्रेशर में रखेगी भारतीय बाजारों को। लेकिन आज के लिए वही है जो दूसरी लाइन जो शुक्रवार की थी, क्लोजिंग इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि आप कहाँ बंद थे, और क्लोजिंग लेवल के हिसाब से शुक्रवार को इज्जत बच गई, 10 पॉइंट से ही सही। 19,300 के नीचे बंद होते तो और ज़्यादा खराब होते। तो 19,300 के नीचे आज आपको बंद नहीं होना, ये ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 43,600 के नीचे बंद नहीं होना है बैंक निफ्टी पर, ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बंद होने के लिए आज से। इसके नीचे जो 2 उसके बाद लास्ट फाइनल लेवल जो आएंगे बंद होने के, वो मैं आपको बताऊंगा, वो अभी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं बता देता, लेकिन वो बाद में आएंगे। फिलहाल ये लेवल तो ना तोड़ें पहले, तो आज इन 2 लेवल्स के आसपास नज़र रखें क्लोजिंग बेसिस पे। अब करेक्शन पूरा हो गया या फिर रिकवरी आ गई, बॉटम बन गया, इसके संकेत आपको तभी आएंगे जब 19,550 के ऊपर बंद हो। जब तक निफ्टी 19,550 के ऊपर बंद ना हो तब तक ये सेल ऑन रैली है या उछाल में बिकवाली वाला मामला है। 19,550 के ऊपर बंद होना जरूरी है। 44,200 के ऊपर बैंक निफ्टी का बंद होना जरूरी है। 44,200 के ऊपर बंद होने से भी दीप ये नहीं रहेगा कि तेजी हो गई, अब मंदी कम हो गई है। सेम 19,550 के ऊपर बंद होने पर मंदी कम हो गई है, मंदी खत्म हो गई। 19,650 के ऊपर बंद होने पर तेजी शुरू होगी, और 44,600 के ऊपर बंद होने पर तेजी शुरू होगी। तो ये 2 पहले लेवल जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 2 लेवल आप पार करके बंद होते हो
तो फिर आपको नीचे पता है कि जितना हमने बॉटम बनाया अब वो आसानी से नहीं टूटेगा, तो आप बॉटम दिखने लगेगा इन दो लेवल। हालांकि उससे भी आप 200-250 पॉइंट नीचे हैं, तो आज तो कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकते हम 200 पॉइंट बढ़ भी सकते हैं। करेक्ट सर, मेरे को भी नहीं आ रहा सपना, आपको भी नहीं आ रहा ठीक है। सो अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, ट्रिगर नहीं है। हाँ 44,200 जरूर ज़्यादा दूर नहीं है, एक आध 2 दिन में आ जाए तो एक अलग बात है। और होगा भी ऐसा ही दीप, क्योंकि पहले करेक्शन शायद बैंक निफ्टी पूरा करे, क्योंकि करेक्शन की शुरुआत बैंक निफ्टी ने पहले की है, करेक्ट भी बैंक निफ्टी ज़्यादा हुआ है। तो अगर रिकवरी आनी है, और बैंकों को लेकर थोड़ा सा लोगों का व्यू नेगेटिव भी हो रहा है बहुत, अब उस तरह से पहले जैसे पॉजिटिव नहीं रहे कि भाई ले ही लेना है, हर एक गिरावट में कूद कूद के लेना है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मूड में है। सबको ये लगता है जिनको लेना है उनको लगता है ठीक है ना, आज नहीं लिया कल ले लेंगे, कौन सा फर्क पड़ जाएगा, मौका मिलेगा, स्पेशली दिग्गजों में। यस मिड कैप्स में हालांकि अब भी है, एक्शन पूरा है, गर्मी है, जहाँ स्टोरी आ रही है, जहाँ कोई बड़ा इन्वेस्टर आपको खरीदता हुआ दिख रहा है, जहाँ एफआईएस की बाइंग कोई ब्लॉक डील हो गई, कूद कूद के ले रहे हैं वहाँ पर, लोगों को वहाँ डर नहीं है। डर लोगों को लार्ज कैप्स में ही है, क्योंकि लार्ज कैप्स में एक तो ये कि बढ़ने के रीजन ट्रिगर्स नहीं है, दूसरा एफआईएस की बिकवाली आती तो वहीं आती है, तो इन दोनों चक्कर में दिग्गजों में मूड माहौल ढीला है, मिड कैप्स में सेलेक्टिवली ठीक है, मिड कैप्स में ठीक है। ये हो गया, ये आपके लिए लेवल सारे आज की स्ट्रेटजी की 3 ही लाइन है। गॉट इट, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़े लेवल्स क्या निकलते हैं सर आज के? 19,200 19,250 पहला सपोर्ट जोन है, 265 समझ लीजिए, 250 समझ लीजिए, 5-10 पॉइंट अपना दिमाग खुद लगा लीजिए, तो ये आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाएगा नहीं और जाना भी नहीं चाहिए, और गया तो मामला बहुत गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है वो बताता हूँ। इसके बाद मेरे पास बीच में 200 पॉइंट में कोई ढंग का सपोर्ट ही नहीं है, मतलब 19,200 के नीचे अगर कहीं जाके रुके, मुझे नहीं पता कहाँ रुकेगा, लेकिन असली अगर इसको कहीं रुकना चाहिए तो 19,025 के पहले नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, हाँ सीधा 18,975 19,025, यानी कि इन राउंड फिगर 19,000 है। 19,200 के नीचे 200 पॉइंट की जगह एकदम खाली है, मैदान खाली है, एकदम मैदान खाली है, एकदम खाली है, एकदम खाली है। तो फिर तेजी कायदे से तो 200 पॉइंट जाना चाहिए फिर। अच्छा, एक दिन में जाए, 2 दिन में जाए, 3, वो नहीं पता, लेकिन वहां तक जाना बनता है फिर इसका। तो आई थिंक वही एक। लेकिन एक चीज़ और साथ में कहूँगा दीप, कि अगर किस गलती से इस हफ्ते 18,800 19,000 के आसपास आएगा और आप कैश में बैठे और आप पैसा लगाने का मौका ढूंढ रहे हैं, तो 25 से 33% पैसा आपको आंख बंद करके डाल देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कैश में बैठे हैं, पैसा लगाने के लिए करेक्शन का इंतजार कर रहे थे, और अगर आपके पास पैसा पड़ा है, लगाना चाहते हैं, 18,800 19,000 अगर इस हफ्ते इस रेंज में आता है, तो आपका 25 से 33% पैसा इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि क्या जब नीचे आता तो मेरा भी तो कॉन्फिडेंस हिलता है, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं हिलता। तो पहले जब एकदम वो कहते थे कि होश आवास में एकदम अपने सेंसेस में रहे, तब एनालिसिस कर लेना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन देख के डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। नोट कर रहा हूँ सर ये पॉइंट अभी। इसलिए उस समय क्या होता है, देखो कई बार कोशिश हम करते हैं कि कम से कम इम्पैक्ट हम पर आए, ताकि हम आपको कम से कम इम्पैक्ट दे, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा तो शिफ्ट होता है, अल्टीमेटली थोड़ा तो भाई 100% नेगेटिविटी आ रही है, आप 80% फिल्टर करोगे, 20 तो रह ही जाती है, वैसा है। तो इसलिए अभी से ध्यान में रखें इसको, 18,800 19,000 की रेंज में आएगा तो पैसा लगाना ही लगाना है। ठीक है सर, लगाना ही लगाना, इसमें कोई मतलब सेकंड थॉट नहीं है। पहली इंस्टॉलमेंट वहाँ जानी चाहिए, दूसरी 18,500 600 के आसपास जाएगी, फिर जब तब के आगे देखेंगे टेंशन आ जाएगा आपको। अच्छा, आप 18,500 600 के भी देने लग गए लेवल, इतना खराब है, वो वैसा सोचना लगेंगे। इसलिए अभी खाली इतना ध्यान में रखें, इस रेंज में आए तो पैसा लगाना है। ठीक है, ऊपर 19,365 19,425 ये ऊपर की रेंज है आपके लिए, पार करना आज तो मुश्किल है, लेकिन अगर हो गया किसी वजह से तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। 19,465 19,535 भरपूर सप्लाई जो है ना, भर भर के बिकवाली करें, आपका जितना मन करे, और प्रॉफिट बुकिंग करके फिर नीचे खड़े हो जाएं। बैंक निफ्टी बड़े क्रूशियल लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है, और मैंने लेवल आज बड़े छोटे दिए दीप। 43,600 675 पहली सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, इसके ठीक नीचे 43,350 से 43,500 की रेंज है, जहाँ अच्छी खरीदारी की जगह बनती है, शॉर्ट कवरिंग भी थोड़ी आ सकती है। ऊपर की तरफ 43,950 44,075 125 पॉइंट की ये रेंज रुकावट का काम करेगी, पार करके निकले तो 44,200 से 44,400 की रेंज में आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। ये आपको बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल ठीक है सर। फ्राइडे थोड़ा हम देख रहे हैं एफआईएस की थोड़ी लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है, पुट कॉल रेशियो हालांकि स्टेबल रहा, इनफैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का काम हो कर रहा है, कैसे देखना है सर इसे? ठीक है दीपक, कोई डेटा में खास बदलाव नहीं है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग बढ़ी है तो वो इसलिए बढ़ी के थोड़े शॉर्ट काटे हैं, लॉन्ग तो अभी भी नहीं बनाए, और वो भी निफ्टी में स्पेशली 980 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे उन्होंने, इस वजह से थोड़े से बढ़े। पुट कॉल रेशियो हल्का लाइट है,
पोजीशन भी लाइट है, रेशियो भी लाइट है। स्टॉप लॉसेस में अगर आपको याद है शुक्रवार के स्टॉप लॉस तो कोई बदलाव नहीं, सेम टू सेम वो के वही है। अच्छा। इंटरडे आपका 19,200 और क्लोजिंग 19,300, यही शुक्रवार को दिया था, यही आज भी। गॉट इट। नो छेड़छाड़, नो बदलाव। गॉट इट। ओके। किसी को क्लोजिंग वाला नीचे ले जाना तो उसकी मर्जी है। मेरे हिसाब से 19,300 और 19,200 यही रखनी चाहिए। ठीक है। बैंक निफ्टी सेम 43,600, इंट्राडे भी क्लोजिंग अपनी यही रखना है। किसी को और दूर का रखना है वो 43,000 का रख सकता है, आपकी इच्छा पे। मेरे हिसाब से ये ठीक है, या 43,500 कर लो, 150 पॉइंट आप अपना दिमाग लगा सकते हो, लेकिन ये लेवल ठीक है क्लोजिंग बेसिस पे और इंट्राडे बेसिस पे। शॉर्ट साइड के भी स्टॉप लॉस कोई भी नहीं बदले हैं दीप। 19,550 दूर है 250 पॉइंट यहाँ से, लेकिन इससे पहले कोई ढंग का स्टॉप लॉस है नहीं। बढ़िया स्टॉप लॉस यही है, आपको छोटा लगाना है। शुक्रवार का हाई 19,375 का है, 19,400 पे लगा लीजिए। आपको अगर ऐसा लगे कि मैं तो पिछले डे के हाई पे स्टॉप लॉस रखूंगा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल स्टॉप लॉस जो निकल कर आता है दूर का आता है। बैंक निफ्टी पे 44,200 है, उसके पहले कोई ढंग का स्टॉप लॉस है नहीं। तो छोटा लगाना है तो 44,000 का लगाइए, आपकी मर्जी पर है। शॉर्ट साइड पे आप अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग साइड पे अलाउ नहीं है। लॉन्ग साइड पे अलाउ नहीं है, correct। ठीक है, बाजार का मूड माल देखते हुए नई पोजीशन फिर। निफ्टी खरीदना जो चाहते हैं और बेचना जो चाहते हैं, दोनों के लिए स्ट्रेटेजी है। पहले बेचने की बता दूं मैं आपको, बेचने की राय है और बेचने का अगर मौका मिले आज रिकवरी में 19,375 के आसपास रिव्यू करना है कि यहाँ बेचूं कि ना बेचूं। वहाँ जरूरी नहीं कि बेच ही देना है, वहाँ रिव्यू जरूर करना है। लेकिन 19,425 और 19,465 इन दो लेवल पे आपको बेचना जरूर है। ओके। 375 पे रिव्यू करिए, कोई जरूरी नहीं कि वहाँ बेच ही दे। 425 465 दो लेवल पे बेचिए, 550 का होगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है। टारगेट जो बनेंगे डिप वो बनेंगे आपके लिए 365, 325 और 300, तीन छोटे टारगेट हैं। 265, 235 और 200 तक के फाइनल टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है। और ये रेंज में आए तो ट्रेड जरूर लीजिए। 425 465 की रेंज में 2 टुकड़ों में बेच दिए। 375 पे अगर बहुत एग्रेसिव है और आप 2-3 टुकड़ों में अलग अलग बेचना जानते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो वहाँ भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो मूड माहौल देखकर। अच्छा, मूड माहौल देखकर। ठीक है। बैंक निफ्टी ये बेचने की राय दी, लेने की नहीं देनी, लेने की भी तो लेनी है। लेने की एक ही जगह है दीप, 19,200 265 यहीं पे लेना है। और अगर इसमें स्टॉप लॉस 19,150 का ट्रिगर हो जाए तो बिल्कुल करवा देना, छोड़ देना कि गलती होगी माफ़ कर दो, आगे से नहीं करेंगे। ओके। हाँ, तो 19,200 265, 250-65 में पहला लेना है, 200 में दूसरा लेना है, दो ही टुकड़ों में लेना है। आज लेने और बेचने के लिए दोनों दो ही टुकड़ों में करना है, 3 में नहीं, आज 2 में ही है। बेचना भी 425 465 पे, लेना भी 265 200 पे, दो ही टुकड़ों में। ठीक है। 150 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे 19,300 325 दो छोटे टारगेट है, 365 425 दो मीडियम टारगेट है, और 465 तक का फाइनल टारगेट है, जिसके लिए करीने खरीदारी। ठीक। ये निफ्टी का आपका हो गया दोनों कार्यक्रम खरीदने बेचने का। गॉट। बैंक निफ्टी में आज दोनों ही स्ट्रेटेजी डीप जो है वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए नहीं, जिसकी मर्जी आए करो, कोई टेंशन नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी में जो आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है, मेक और ब्रेक वाले मामले हैं। रिकवर होगा तो भी ये पहले होने की कोशिश करेगा, और जिन लेवल्स पे तो आपको एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पे ही ट्रेड करना है, खरीदने और बेचने का। पहले मैं आपको बता दूं बेचने की रेंज। बेचो आप 44,000 के आसपास मूड बनाओ, लेकिन जरूरी नहीं वहाँ पर बेचना है। जो अच्छी जगह बेचने के 44,000 से 44,200 की रेंज निकल कर आती है, वहाँ पर आपको बेचना चाहिए। जितना 44,200 के नज़दीक बेचेंगे उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा, राइट। तो अगर और बहुत एग्रेसिव है 44,000 44,075 200 तीन टुकड़ों में आप बेच सकते हैं। अच्छा। स्टॉप लॉस होगा 44,425 का, थोड़ा दूर का है, लेकिन वही लगाना है, अदरवाइज मत बेचिए। ठीक है। टारगेट 43,950 43,900, 43,950 900 दो टारगेट हैं। 850 775 दो मीडियम टारगेट है। 43,675 43,600 फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ओके सर। अब आइए जो लोग लेना चाहते हैं आपके लिए, ये भी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 43,500 से 43,675 की रेंज में, और यहाँ भी तीन टुकड़ों में लेना है, 675 600 और 500। क्लियर है। तीन टुकड़ों में, बैंक निफ्टी तीन टुकड़ों में और निफ्टी दो टुकड़ों में, ये ध्यान रखिए लेवल्स के हिसाब से। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस होगा आपका 43,350 का, 43,350 का। टारगेट जो बनेंगे 43,750 850 900 तीन छोटे टारगेट, 950 44,000 दो मीडियम टारगेट, 44,075 44,200 थैंक यू वेरी मच फाइनल टारगेट। गॉट इट। ठीक है सर, चलिए ये हैं आपके सारे लेवल्स बैंक निफ्टी के भी। अच्छा सर,
बैन लिस्ट, मन्नापुरम एक दिन बाहर आने के बाद वापस आ गया बैन में। 11 स्टॉक्स हैं आज बैन में। मन्नापुरम की फ्रेश एंट्री हो गई है। बाकी पीएनबी, हिंद कॉपर, सेल, जीएनएफसी, ग्रैन्यूल, जी एंटरटेनमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग, चंबल फर्टिलाइजर, डेल्टा कॉप और इंडिया सीमेंट्स 3 साल में की ऊंचाई पर है नंबर ऑफ स्टॉक्स बैन में जो एक साथ हो सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स फायदा कारोबार के? 19,300 मेक और ब्रेक लेवल यही है। 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट में है। 19,300 के नीचे ट्रेड करेंगे तो फ्रेश कमजोरी दिखेगी। जितने हैं उससे थोड़े ज़्यादा होने लगेंगे। 19,400 इसके ऊपर निकलेंगे तो ही मजबूती वापस से आती दिखेगी। 1,17,00,000 शेयर वहाँ पर है ओपन इंडेक्स में। सो ये आपके लिए 19,300 19,400 इमीडिएटली जो रेंज है ये दिखती है। 50 पॉइंट इधर गिर लीजिए। नीचे में 19,250 265 सपोर्ट है। ऊपर में 19,435 450 के आसपास रुकावट है। सिंपल सी लैंग्वेज है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि अगर फ्रेश ट्रिगर ना आए, सेलिंग ना आए तो 19,300 400 में ज़्यादा टाइम पास करेगा आज निफ्टी। ये वायदा कारोबार के डेटा, बैंक निफ्टी के डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग। नो नॉट एट ऑल, नॉट येट। खाली 44,000 के कॉल्स पे ओपन इंटरेस्ट 28 लाख शेयरों का थोड़ा सा बेसिकली 44,000 के ऊपर ही मजबूती का संकेत देगा। जब तक 44,000 पार नहीं करता तब तक कमजोरी। अंडरस्टूड। चलिए, तो जो एक्शन बनेगा आज ही आपकी स्क्रीन पर बनने वाला है। आइए फिर आज की खबरें जान लेते हैं हमारी टीम के साथ, तो और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। थोड़ी देर में अनिल जी आपके लिए जियो फाइनेंशियल और नई आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले नुपुर, अरमान और कुशल तीनों हमारे साथ तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। गुड मॉर्निंग। रिजल्ट्स आने वाले हैं ऑल कार्गो टर्मिनल्स के कैश में, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। जो मिड कैप निफ्टी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट जो बुधवार के दिन जिनकी एक्सपायरी होती थी वो अब सोमवार को शिफ्ट हो गई और आज से एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। सीएल एजुकेट जहाँ पे बायबैक जो है वो आज से ओपन हो जाएगा। करीबन 15 करोड़ का ये बायबैक है, 94 के भाव पे दिया जाएगा। 16 लाख शेयर्स इसमें दिए जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। एक स्टेट के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिखेगा। डिविडेंड का रिलायंस इंडस्ट्रीज 9 रुपये का डिविडेंड है, तो यहाँ पे एडजस्टेड प्राइस आपको नजर आएगी। चंबल फर्टिलाइजर्स फाइनल डिविडेंड है 3 रुपये का, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नजर। स्टॉक इंडस्ट्री में भी आपको एक 157 रुपीज़ का डिविडेंड एडजस्टमेंट यहाँ पे होते हुए दिखेगा। आईपीओ में पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, जिसका पहले दिन का अपडेट बता देती हूँ, करीबन 2 गुना बढ़ते हुए नजर आया है। एनआईआई देखेंगे तो आपको 1.1 टाइम्स ये बढ़ते हुए दिखेगा और आज इसका दूसरा दिन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स की लिस्ट होने वाली है। साथ ही साथ एमएससीआई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल भी करने वाला है। और जो फुटसी ने जो अपने वेटेज जीरो करने का किया था वो फैसला भी अब वापस ले लिया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल दोनों ही फोकस में रहेंगे। टाइटन पे भी आज आपको रखनी है नज़र क्योंकि कैरेटलेन में कंपनी ने एडिशनल 27% हिस्सा खरीदा है। पहले 71% स्टेक था जो अब बढ़ के 98% होता हुआ दिखा है। कैरेटलेन कंपनी की ऑलरेडी सब्सिडरी रह चुकी है और पहला और 31 अक्टूबर तक ये एक्विजिशन पूरा हो जाएगा। केसी इंटरनेशनल भी आज फोकस में क्योंकि कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखी है। कंपनी को अलग अलग कारोबार में करीबन 1010 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले। सिविल, केबल और टीएनडी कारोबार में आपको ये ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आएंगे। कंपनी की ऑर्डर बुक अब तक इस साल में देखिए तो 15% से बढ़कर 5,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ऑटो स्टॉक्स पे भी आज आपको नजर रखनी है और हमारी खबर पर मुहर भी लगती हुई नजर आई है, जहाँ पे बात है आज लॉन्च हो जाएगा गाड़ियों के लिए मेक इन इंडिया रेटिंग जो है मंगलवार जो है वो लॉन्च होने वाली है, जहाँ पे स्वदेशी रेटिंग भारत एनक्लेव स्टार रेटिंग के साथ गाड़ियों जो सुरक्षा है उससे जुड़ी हुई यहाँ पे रेटिंग भी देने वाले, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है ऑटो स्टॉक्स के लिए, तो यहाँ पे रहने वाली है नज़र। गुजरात गैस जहाँ पे कंपनी ने इंडस्ट्रियल गैस की जो प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी कर दी है, 38 रुपीज़ से बढ़ाकर 40 रुपीज़ के आसपास कर दी है और ये जो कीमतें हैं वो आज से लागू हो जाएगी कुछ, इसलिए गुजरात गैस भी आज फोकस में रहने वाला है। बहुत सारी खबरें हैं जहां पर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स पर रिएक्शन आते हुए दिखेगा। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले टांडला प्लेटफॉर्म पर आप ध्यान रखिए क्योंकि वोडाफोन आइडिया के साथ जो उन्होंने प्लेटफॉर्म और फायरवॉल सिस्टम के लिए जो करार वो आगे नहीं बढ़ेगा और ये अगर आप देखें नवंबर 2023 के बाद से हर तिमाही में लगभग 17 करोड़ की आय और मुनाफा लगभग 9 करोड़ का इनको इम्पैक्ट देगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर कंपनी ने सिलेक्ट XUV प्रोडक्ट्स के इंस्पेक्शन का ऐलान किया है, जिसमें अगर आप बात करें आप 8 जून 2021 से लेकर 28 जून 2023 के बीच जो XUV 700 के वायरिंग लूम और एब्रेशन कट की जांच करेगा, उसमें सब टोटल यूनिट्स की अगर आप बात करें तो लगभग 1.08 लाख यूनिट्स है।
GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा, यहाँ पर जुलाई महीने का जो एयरपोर्ट का ट्रैफिक का डेटा है वो आया है, जिसमें जुलाई में पैसेंजर्स ट्रैफिक लगभग 30% बढ़कर आते हुए दिखे हैं YOY। और अगर आप बात करें एयरक्राफ्ट मूवमेंट की, वहाँ पर 17% के आसपास की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। PNB हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर कंपनी ने लगभग 784 करोड़ का जो है NPA को रिजॉल्व कर दिया है। और अगर आप देखें स्विस चैलेंज मेथड के तहत जो है लोन को ARC बिक्री के जरिए जो है रिजॉल्व किया गया है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल, यहाँ पर ध्यान रखें क्योंकि प्रमोटर्स ने लगभग 20 लाख शेयर्स, जो कि अगर आप देखें 1% के आसपास हिस्सेदारी है, वो बेची है। ग्लोबल सर्फेसेज, यहाँ पे सोसाइटी जनरल ने लगभग 2.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। BF यूटिलिटीज, यहाँ पर प्रमोटर्स ने लगभग 2.2 लाख शेयर्स यहाँ पर खरीदते हुए दिखे हैं। SGS इंटरप्राइजेस, आशीष कचोलिया जी ने लगभग अगर आप देखें 1.8 लाख शेयर्स जो है वो बेचते हुए दिखे। उनकी हिस्सेदारी पहले 4.34% थी, अब कम होकर 3.76% हो गई है। और अंत में रेप्रो इंडिया, जहां पर मॉर्गन स्टैनली एशिया ने लगभग 1.64 लाख शेयर्स खरीदे हैं, वो भी 800 के भाव पर। ओके, बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी, कुछ फंड एक्शन भी हुआ था और साथ ही खबरें भी। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है। FIR मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। मॉर्निंग दीपा, रिपोर्ट्स में सबसे पहले तो रिलायंस फोकस में है क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग होने वाली है, तो CLSA की राय आ रही है यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए। ये 3060 रुपये के टारगेट देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मान रहे हैं कि जो अगर पेयर NBFC से भी आप कंपेयर करें तो यहाँ पर लोन बुक करीबन 13 से 15 बिलियन डॉलर की सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही CLSA की राय आ रही है टाइटन पर। यहाँ पर जिस तरह से कैरेट लेन का फर्दर इन्होंने अधिग्रहण किया है करीबन 27% का, 4620 करोड़ रुपए में यहाँ पर CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। 3270 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, पर सबसे ज्यादा HSBC यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के बाद अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 3580 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। HSBC की राय है ITC पर खरीदारी की राय, माफ कीजिएगा, होल्ड की राय बरकरार रखी है इन्होंने। हालांकि टारगेट 400 से बढ़ाकर 450 रुपए के अब ये देते हुए दिख रहे हैं। ये मान रहे हैं कि जो सिगरेट बिजनेस है इसकी अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है, लेकिन स्ट्रक्चरल अर्निंग ग्रोथ आगे चलकर हो सकता है कि मॉडेस्ट रहती हुई नजर आए। और कहीं ना कहीं आगे चलकर जिस तरह से शेयर पिछले 1 साल में बढ़ा है, हो सकता है कि लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल इनकी तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही NTPC पर गोल्डमैन सैक्स की राय आ रही है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट 275 रुपए के अब ये देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव देखिए तो 215 रुपए का। ये मान रहे हैं कि जिस तरह से पीक पावर शॉर्टेज भारत अब एंटर करता हुआ दिख रहा है, वो हो सकता है कि आगे चलकर इनके लिए जो रिवाइवल है थर्मल कैपेक्स में, वो आगे चलकर ज़्यादा आता हुआ नजर आए। जेफरीज की राय आ रही है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स जैसे स्टॉक्स पर, जिसमें HEG और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स शामिल, ग्रेफाइट इंडिया शामिल हैं। ये मान रहे हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेज है ये, और आगे चलकर जिस तरह से EAF यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का अडॉप्शन बढ़ रहा है, उससे इनको काफ़ी फायदा हो सकता है और इसी वजह से सिग्निफिकेंटली यहाँ पर टारगेट्स रेस किए गए हैं। जेफरीज ने HEG पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स 1460 से बढ़ाकर 2170 रुपए के दिए हैं। साथ ही ग्रेफाइट पर खरीदारी की राय भी यहाँ पर भी बरकरार रखी है और टारगेट्स भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाए। 420 रुपए पहले दे रहे थे, अब 515 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। मौजूदा भाव 432 रुपए का। और अंत में सिटी की राय है सोना BLW पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 680 रुपए का टारगेट इन्होंने दिया है, इन्वेस्टर टूर हुआ था इनका, और ये मानकर चल रहे हैं कि जो इनके नए प्रोडक्ट्स और मार्केट शेयर गेन है आगे चलकर भी कंटिन्यू रहेंगे और साथ ही जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा तेज गति से आगे चलकर बढ़ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय आज सारी की सारी ब्रोकरेजेस की तरफ से। सबसे मजबूत रिपोर्ट HEG और ग्रेफाइट पर दिख रही है। दोनों शेयरों पर आज रखिएगा नजर, जमकर एक्शन होने की तैयारी। आइए, एक्शन के लिए तैयार हैं हमारे एक्सपर्ट्स के सारे पैनलिस्ट, और आइए करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द वीक के साथ। लंबे समय बाद पहली पोजीशन पर फिर से काबिज होते हुए बंसल जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, एक तो आज बड़ा अजीब लग रहा है, देखिए ना तो एक्सटेंडेड वीकेंड था और आपकी 2 दिन की जो छुट्टियां थी जिसको सबने लंबी छुट्टी बना दी अनिल जी, वो पिछले सप्ताह थी, बट लग ऐसा रहा है कि बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तो काफी जोर देने के बाद अनिल जी एक ही चीज समझ में आ रही है, मेरे मित्र कुणाल जी जो फ्राइडे को गायब थे, इसलिए लग रहा है कि बहुत समय बाद मिल रहे हैं अनिल जी। लेकिन सच्ची अनिल जी दिल से लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ है अनिल जी, 2 दिन की छुट्टी थी, ऐसा लग रहा है बहुत समय बाद मिल रहे हैं अनिल जी आपसे। अच्छा, ओहो, मतलब इनडायरेक्टली तो मैं समझ गया, डायरेक्टली कहना क्या चाहते हैं? मतलब सैटरडे संडे भी कोई शो किया करें अपन।
नहीं अनिल जी, देखिए मैं उस तरीके का नहीं हूं अनिल जी। सैटरडे संडे अनिल जी टोटली फैमिली के साथ डेडिकेटेड होता है। ओहो। शो नहीं करना चाहिए अनिल जी, प्यार है। मेरे को नहीं पता ऐसा क्या हुआ है, आपको अरे। पिछले सप्ताह मिले थे अनिल जी, ओहो। बट आपको मिस किया अनिल जी। नहीं, थैंक यू सो मच सर। मिस तो मैं भी करता हूँ कई बार, लेकिन हाँ मेरे जनरली कहीं न कहीं वीकेंड पे कोई न कोई कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार या कोई सोशल गेट टुगेदर होता है तो लोग मिल जाते हैं, गपशप हो जाती है। लेकिन बंसल जी चूँकि पूरा परिवार को वक्त देते हैं, वो भी अच्छी बात है। चलिए बंसल जी, कोई बात नहीं, जो मज़ा इंतज़ार में है वो मुलाकात में कहाँ। वाह वाह करो। अब बताइए सर, पिक ऑफ द वीक। अनिल जी पिक ऑफ द पीक है भारत फोर्ज पे खरीदारी की राय है। 970 के अराउंड की क्लोजिंग है, टेक्निकल पैटर्न है। और अनिल जी पिछला आपके स्टॉक ऊपर नीचे नहीं हो रहा अनिल जी, फ्लैट है, ऊपर जा रहा है। 1010 1020 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज है पिक ऑफ द वीक। ओके, 1010 1020 टारगेट भारत फोर्ज में करे खरीदारी। स्टॉक बहुत बढ़िया मुंह के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। जब से वो खबर आई कि इनको वो आर्म्स बनाने के लिए लाइसेंस मिला, छोटे छोटे जो हथियार बनाने के लिए, तब से स्टॉक में एक्शन भरपूर बनता और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए हम भी बढ़ेंगे आगे, चलेंगे कुणाल जी की तरफ। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर, आज आपकी टाई ये स्टाइलिश है या कुछ आपकी शर्ट, वाइट शर्ट के कलर की चीटे इस टाई पर पड़ गए? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, अनिल जी टाई स्टाइलिश है, उपहार में मिली है तो उपहार में मिली हर चीज अनिल जी, चाहे कैसी भी हो अनिल जी, उसको स्टाइलिश मानना चाहिए। क्या बात है, इतना प्रेम बढ़ता हो बंसल जी से। मिलता ही रहता है अनिल जी। देखिए अभी आपने सवेरे पहले उन्होंने उपहार दिया अनिल जी, केवल ये हाईलाइट करने के लिए कि मैं शुक्रवार को आधे समय के लिए नहीं था अनिल जी, उसको हाईलाइट करने के लिए देखिए किस तरह से उन्होंने बात बनाई अनिल जी। तो उपहार तो अनिल जी बंसल जी से मिलता ही रहता है समय। ये उनका प्रेम है। आधे दिन के लिए भी आपको कितना मिस किया। वो नाम मेरा ले रहे थे, मुझे मिस किया, लेकिन किया आपको, एक्चुअली आपके किया है, वो इनडायरेक्टली मुझे बता रहे थे। चलिए बढ़िया है सर, बताइए पिक ऑफ द वीक। अनिल जी पिक ऑफ द वीक में लेना है इंडिया सीमेंट में हमने देखा है कि एक करेक्शन आया ऊपरी स्तरों से, 250 रुपए के पार चला गया था स्टॉक, वहां से नीचे आकर के अब 235 रुपए के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है इंडिया सीमेंट आउट परफॉर्म करेगा। इन स्तरों पर बाय करके चले, 234 रुपए पर, 234 पर स्टॉप लॉस रख ले। पहला टारगेट होगा 245 का, इवेंचुअल टारगेट 250 का। खरीदारी की राय है इंडिया सीमेंट। 245 250 तक के टारगेट के लिए इंडिया सीमेंट में करें खरीदारी, लेकिन याद रहे कि खरीदना है आपको कैश मार्केट में, वायदा कारोबार के बैन में है, और ये लेवल्स भी आपको दिए गए हैं कैश मार्केट के ही, जिस पर आपको करना है फोकस। सुप्रभात हिमांशु जी, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी कैश मार्केट के स्टॉक्स पर फोकस है। मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से टेक्सटाइल स्टॉक्स में अभी तक कोई खास आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बाजार के करेक्शन में इस सेक्टर में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जब भी बाजार का मूड माहौल वापस अच्छा होगा, इस सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहीं से आज मैंने एक स्टॉक चुना है जो कि पिक ऑफ द वीक है। स्टॉक का नाम है एसपी अपैरल्स, जिसमें खरीदारी करनी है। 471 रुपए के आसपास का क्लोज है। मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक नए हाइज बनाने के लिए तैयार है और इवेंचुअली आने वाले काफी समय शायद इस स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आए। 455 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एसपी अपैरल्स रहेगा इस हफ्ते के लिए पिक ऑफ द वीक। पहला टारगेट 510 रुपए का, दूसरा टारगेट 525 रुपए। 510 525 के टारगेट के लिए एसपी अपैरल्स, ये है वो टेक्सटाइल कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय। दीप, ये तो हमारे मालामाल वीकली में स्टॉक SPL बहुत ही छोटे लेवल पे एसपीएल में था या मालामाल में, लेकिन बहुत ही नीचे के लेवल पे मेरे ख्याल से 100-125 रुपये के आसपास की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा। 500 रुपये का वो ये पता ही नहीं चला। आइए मेहुल कोठारी साहब का भी है स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज की जो मेरी पिक ऑफ द वीक है वो है जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड्स इसलिए उसमें ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट को उसने रीटेस्ट किया है, 78.6% रिट्रेस किया है प्रीवियस रैली का, और एक रिवर्सल कैंडलस्टिक बनी है। तो 460 के स्टॉप लॉस से जुबिलेंट फूड्स को बाय करना है। 520 का टारगेट रहेगा एज अ पिक ऑफ द वीक। के 520 के टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड में करें खरीदारी 22 मई 2021।
22 मई 2021 को SP अपरेल्स रिकमेंडेशन लिस्ट में था हमारा SIP स्टॉक 185 रुपये के दाम पर। तो आप देख लीजिए 2 साल में, मई जून, हाँ बराबर 2 साल में 2 गुना से ज़्यादा हो चुका, 2 गुना से 185 वाला अब 485 तो हो ही चुका। यस सर। ये है दमदार रिटर्न्स आते हुए, बस वही है कि आपको होल्ड करना होता है लंबे समय के लिए। आइए जैन साहब का भी किया जाए स्वागत। जैन साहब सुप्रभात। शुक्रवार को शो किया था सर आपने शाम को? यस बिल्कुल। तो पहले उसी की बताओ सारी पिक्स। यस पहले वो पिक्स दे देता हूं मैं जी, फ्राइडे वाली। बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज सुबह सुबह जब मैं देख रहा था फ्रेम तो सारे ही दिल्ली वाले थे। मैं बोला क्या बात हो गई, फिर मैंने जयपुर से आके एक बार थोड़ा सा वो किया तो आज 5 में से दिल्ली वाले तो जयपुर वालों को दिल्ली में ही गिनते हैं। हाँ मैं तो इन्हीं का ही हूँ, मैं वैसे तो इन्हीं का ही हूँ, बट जस्ट एक वो जी एक्सटेंडेड दिल्ली है। एक ही हेवीवेट है हमारे पास मुंबई के, कोठारी साहब। हाँ वजनदार है, सहल के नींब समझिएगा उनको। जी कुणाल जी। चलिए आप जैन साहब अनिल जी पूरा। जी कुणाल जी। अनिल जी जैन साहब में अनिल जी सारे गुण हैं अनिल जी पॉलिटिशियन बनने के। देखिए अनिल जी अगर जैन साहब से पूछें तो कहेंगे मुंबई मेरी कर्म भूमि रही है, वहां पर मेरी को शिक्षा दीक्षा मिली है। हाँ। कोटा उनका ससुराल है। हाँ। दिल्ली उनका अनिल जी हम सबसे प्रेम है, दिल्ली तो कह रहे हैं कि उनका है। तो अनिल जी कोई शहर नहीं छोड़ा अनिल जी, पूरा देश अनिल जी जैन साहब का अपना है अनिल जी। हाँ हम खाली एक है थोड़ा सा मतलब इधर, हाँ उधर का रह गया। हाँ बस वो बाकी है। करते वहां का भी कुछ करते हैं। बताएं सर। चलिए जी। मैंने उस दिन मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे सेरा सैनिटरी वेयर दिया था, जो कि आगे पीछे भी हमने और पैनल ने दिया ही है। शारदा मोटर इंडस्ट्रीज ऑटो इंसुलेटर्स पे वैसे ही काफी बुलिश रहते हैं और ये स्टॉक गजब का मल्टीबैगर बना है, तो इसको मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था। और मैंने एक सेल कॉल भी दिया है क्योंकि क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, और प्लस टेक्निकली ये बेसिकली देखिए मैं इंट्राडे एफएनओ पिक दिया हूं तो टेक्निकली वीक लग रहा है। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो सेल कॉल था, और अब मैं अगर आता हूं तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तो देखिए वापस से बढ़िया लगी रहे। और आज भी आपने कहा कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही। लार्ज कैप्स में क्योंकि एफआईआईज का ज्यादा वो रहता है तो वहां पे उस लेवल की तेजी नहीं बन रही है, बट हमें लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में बनी रहेगी क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे जिनमें आ रहे हैं और जो माहौल है उन सबको देखते हुए लगता है। तो मैंने एआईए इंजीनियरिंग जो कि रिसेंटली मैंने एसपीएल में भी कवर किया था, और एआईए इंजीनियरिंग लुक्स वेरी गुड। इनफैक्ट एक फैंटास्टिक क्वालिटी स्टॉक है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। गैब्रियल की बात की थी लास्ट वीक, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया और मुझे लगता है कि इस वीक में भी गैब्रियल के ऊपर ध्यान दे। मैं साथ में डिस्क्लेमर्स भी दे दूं, ये स्टॉक्स जनरली आगे पीछे हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हैं, फैमिली फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स वो होल्ड कर सकते हैं। सो अपनी रिसर्च स्वयं करें बिल्कुल कोई भी चीज खरीदने के पहले। और मुझे लगता है बैंक्स शुड बाउंस बैक अगेन। एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये परफॉर्म करना चाहिए। तो एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और एक सीमेंट स्टॉक्स में एसीसी और अंबुजा की जो जोड़ी है वो वापस से बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी बढ़िया है। और सीमेंट स्टॉक्स में इंडिया सीमेंट्स की बात अभी की थी कुणाल जी ने, तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनिल जी, ऑटो स्टॉक्स में टीवीएस मोटर लुक्स गुड और मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर पे भी ध्यान दें। सो बेसिकली अंबुजा, एसीसी, टीवीएस, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, गैब्रियल एंड एआईए। ओके, तो कैश मार्केट के 2 स्टॉक्स हैं एआईए इंजीनियरिंग और गैब्रियल। ये है इस हफ्ते के लिए पसंदीदा शेयर। और वायदा कारोबार के मंडे के दिन 5 दिनों के लिए 5 शेयर दे दिए आपको, एसीसी अंबुजा, एक्सिस बीओबी और टीवीएस मोटर्स। ये है जिन साहब की तरफ से आपके लिए राय। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। टाइटन, इस पर भी रखनी है नज़र। कैरेट लेन में ये अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट 100% हिस्सेदारी कर रहे हैं। 4,621 करोड़ में ये डील की जा रही है। एक बार जैन साहब से भी टाइटन पर राय लूंगा, पर उससे पहले मेहुल जी एक बार चार्ट चेक दे दें। 3050 पर बंद हुआ था फ्राइडे को टाइटन सर। दीपांशु जी देखिए, टाइटन एक ब्रेकआउट आया था पिछले दिनों, आई गेस थर्सडे के सेशन में ब्रेकआउट आया था और फिर फ्राइडे को थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। तो जब तक 2950 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 3200 तक की अपसाइड की जगह है, तो फिलहाल के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए आज ओपनिंग देखनी पड़ेगी कि क्या ओपनिंग होती है, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि 3200 के लिए तैयार हो गया काउंटर।
3200 तक जाने की तैयारी टाइटन की हो सकती है। देखते हैं आज इस एक्विजिशन को पूरा करने के बाद किस तरह का एक्शन बनता है। एक्शन के लिए तैयार है सुमित जी भी। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, इस हफ्ते के लिए जो स्टॉक रडार पे आया वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के अंदर मोमेंटम अच्छा बन रहा है, स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 870 रुपए से लेके 890 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकता है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 830 825 के पास है। सो 830 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के टाटा कंज्यूमर में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में टारगेट 870 और 890 ये लेवल इस हफ्ते में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो 870 890 के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर पर रखें नजर, एक और टाटा ग्रुप कंपनी जो रेडार पर रहेगी। बट जैन साहब, टाइटन पर कोई राय? कैरेट लेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, पिछले 6 साल का रिटर्न देखें तो फिनोमिनल रिटर्न इस बिजनेस ने दिखाए वैल्यूएशन के लिहाज से, और अब ऑलमोस्ट 100% सब्सिडी हो जाएगी इनकी। सर, ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। देखिए, सर्टेनली एक ट्रेडिशनल कंपनी रहती है पुरानी, हालांकि ट्रेडिशनल नहीं बोलेंगे, टाइटन हैज बीन वेरी इनोवेटिव। कोई ना कोई सेगमेंट्स इन्होंने ऐड किया ही है, हर बार बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स। इंडिया की देखिए मार्केटिंग अगर हिस्ट्री देखे, कोई भी अगर मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड अगर बना है तो वो टाइटन बना है। पिछले मैं अगर 3 दशक से मैं भी देख रहा हूँ, मतलब मैं जब से एमबीए किया हूँ तब से हम लोग इसके बारे में पढ़ते भी आए हैं। बट मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से टाइटन मतलब बहुत सस्ता नहीं लगता है। एंड रीजन बीइंग, इसमें मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख रहा था तो वहां पे भी मार्जिन्स पे इंपैक्ट है। बट ऑल सेड एंड डन, ये सारी चीजें सब कुछ डिस्काउंटेड है प्राइस में, और अभी ब्रेकआउट भी लिया था जैसा भी मेहुल जी ने भी कहा, और वापस से अपनी एक अच्छी उसमें है। तो मेरी राय यही है कि जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं और डिक्लाइंस का इंतजार करूंगा। बट यस, दिस डेवलपमेंट इज वेरी गुड, क्योंकि कोई भी अगर ऑनलाइन बिजनेस साथ में आता है और ज्वेलरी के ऊपर देखिए अगर टाइटन जबरदस्त फोकस है, so it's a good development for the company, so it's a good hold for the long term investors. short term के लिए मैं भी अगर कोई एंट्री लेनी है तो मैं थोड़ा डिप्स का इंतजार करूंगा, looking at the quarterly results also and the valuations. ओके, तो फिलहाल खरीदारी करने की राय नहीं है, थोड़ा डिप्स का इंतजार करें। लेकिन टाइटन को 30 सालों से ट्रैक कर रहे हैं। 30 सालों से बताया ना अभी, जब से एमबीए किया तब से, तब से कर रहे हैं ना। बिल्कुल अनिल जी, मैं जयपुर आया था तो मैंने टाइटन के 200 शेयर्स बेच के आया था। हाँ, इसलिए मैं इस स्टॉक को कभी भूल नहीं सकता, और 60 रुपए के भाव पे लिया। कमाल एमबीए का है ये, एमबीए करने का। एमबीए का? हाँ, एमबीए नहीं किया तो ट्रैक थोड़ी करते थे। बिल्कुल ये बात तो देखो सही बता, मैं जो सही कह रहा। अच्छा, बाय द वे एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है जैन साहब? अब क्या बोलूं बताओ आप। अच्छा, किसी और की तरफ से कोई एमबीए का फुल फॉर्म जो जैन साहब के ऊपर एकदम फिट बैठता हो? जैन साहब पे फिट भी बैठता है जी। बंसल जी। अनिल जी, मेरे को जैन साहब के ऊपर वाला नहीं मालूम अनिल जी एमबीए का फुल फॉर्म, बट मेरे को अनिल जी, मेरे पास कैरेट लेन की अनिल जी एक्सक्लूसिव रिसर्च है जो आप भी नहीं जानते होगे अनिल जी। अच्छा, आपने करवाई शॉपिंग किसी को? नहीं अनिल जी, मैं तो कितनी बार गया हूँ इसके सबसे बड़े शोरूम में अनिल जी। अच्छा, जो चलता था ना अनिल जी जैन साहब के जमाने में कि जो बीवी से करे प्यार, वो कौन सा कुकर है वो उससे कैसे करें इनकार। आज की डेट में अनिल जी जो बीवी से करे प्यार अनिल जी, वो टाइटन और कैरेट लेन से कैसे दूर रहेगा अनिल जी। ओह अच्छा, वैसा है। वैसे मैंने एक बार शो में बताया हुआ है कि एमबीए का फुल फॉर्म किसी को याद नहीं आ रहा। सुमित जी, आई थिंक कुछ सुमित जी आ रहे? सुमित जी बताओ। अनिल जी गुजराती में बोलते हैं, मने बधु आवड़े। हाँ, एग्जैक्टली। तो हमारे जैन साहब मैंने बधु आवड़े वो वाले एमबीए। देखो है, नॉलेज तो है ही जैन साहब इस सवाल। लेकिन वो कई बार वो कंपैरिजन होता है सीए और एमबीए में फर्क जो लोग मजाक वाले हल्के फुल्के, डोंट गेट ऑफेंडेड। और सब आता है तो कॉम्प्लीमेंट ही समझे इसको। तो हमारे इसीलिए मैंने जैन साहब की नॉलेज के साथ जुड़ा है। तो ये है। आइए, तो टाइटन पर ये जैन साहब की तरफ से राय आपके लिए आती है। बिल्कुल, चलिए और भी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आ सकता है। केईसी इंटरनेशनल ऑर्डर विन हुआ है, इसके लिए करीब 1000 करोड़ का ऑर्डर जीता है। सुमित जी, केईसी इंटरनेशनल एक बार इसका चार्ट देख ले सर। जो केईसी इंटरनेशनल के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। केईसी यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है, पहले भी ये स्टॉक पे हमारा डिस्कशन हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि केईसी में पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर कोई भी अगर डिप आता है मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते 10 रुपए या 15 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर के अंदर 650 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, स्टॉक में ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए केईसी इंटरनेशनल
इस पर भी रखनी है आपको नज़र। ऑर्डर इनके बेसिस पर ये स्टॉक भी एक्शन में रह सकता है। फोकस में रहेगा गुजरात गैस भी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इंडस्ट्रियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है, नई कीमतें लागू हुई हैं। 5 बार कटौती के बाद अब कीमतों में हमने बढ़ोतरी आती हुई देखी है। बंसी जी, एक बार गुजरात गैस देखें सर, 450 के लेवल पर क्लोज हुआ था फ्राइडे को। दिपांशु, गुजरात गैस का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो 450 के अराउंड आपने ठीक बताया क्लोज हुआ, बट स्टॉक जो है कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर चल रहा है। एक ही चीज पॉजिटिव है कि नीचे में 448 449 एक अहम सपोर्ट है, तो जिनके पास है 448 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। और दीपांशु, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, 458 के ऊपर निकलने पे नहीं, 458 के ऊपर सस्टेन करे तब यहाँ पर एक रिवर्सल का संकेत होगा और तब खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात गैस।